नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं 5 की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। नासिक में रोड शो के बाद मुंबई में भी पीएम का रोड शो हुआ। प्रधानमंत्री ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया है, जिसे अब अटल सेतु नाम दिया गया है। 17,840 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से इसका निर्माण हुआ है। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। नवी मुंबई में पीएम ने ईस्टर्न फ्रीवेज ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली सड़क सुरंग की आधारशिला भी रखी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन कर रहे हैं। और हमारे एसोसिएट एडिटर सुनील सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। चलते हैं सीधे मुंबई सुनील सिंह के पास। सुनील, सौगात की जो लिस्ट है, जो फहरिस्त है, बहुत लंबी है। क्या क्या वहां लोगों को, आम जनता को मिल रहा है? देखिए सिकता, सबसे बड़ी सौगात तो अटल सेतु है, जो कि मुंबई को नई मुंबई से जोड़ रहा है। और जो दूरी लोगों को तय करने के लिए 1.5 से 2 घंटा लगती है, वो सिर्फ 20 मिनट में तय की जा सकेगी। और उससे समय भी बच रहा है और साथ में ईंधन भी बचेगा और लोगों की काम करने की जो ऊर्जा है वो भी बनी रहेगी। काम करने का वक्त ज़्यादा मिलेगा। ये हो गई अगर हम व्यक्ति की बात करें तो। कनेक्टिविटी के हिसाब से कारोबार की बात करें, हम अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो ये JNPT सिक यहाँ पर लगा हुआ है। मैं आपको, चूँकि मैं नई मुंबई में चिरले की तरफ हूँ, जहाँ पर कि जो अटल सेतु है मुंबई से नई मुंबई की तरफ आ रहा है, तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो 22 किलोमीटर की दूरी तय करके ये पुल यहाँ पर पहुँच रहा है। और यहाँ से ये जो सड़क जो जा रही है नीचे, ये जाएगी, अगर दाईं तरफ उतरते हैं तो सीधे जाती है JNPT की तरफ, जहाँ की बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई का। और यहाँ पर बड़े बड़े कार्गो शिप आते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स यहाँ से आते हैं। तो ये उससे भी सीधे कनेक्ट कर देगा, जो कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से वहाँ वो कनेक्शन हो जाएगी। इसके अलावा अगर इसी सड़क पे हम इस तरफ जाएं, जैसे प्रधानमंत्री काफिला भी इसी तरफ से उतरा और सीधे रोड शो करते हुए वो एयरपोर्ट की तरफ गए, तो ये पनवेल की तरफ जाता है, जो कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से जाकर मिलेगा। यानी कि दक्षिण मुंबई से अगर किसी को मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर जाना है तो कम से कम 2 घंटा लगता है। इससे वो लगभग आधे घंटे या पौने घंटे में यहाँ से वो पहुँच सकते हैं। तो कितना वक्त बचेगा। मुंबई गोवा की तरफ जाना है तो भी इसी सड़क से होकर जाना पड़ता है, पनवेल तक आना पड़ता है, तो वो भी बचत होगी। सीधे लोग इससे आ जाएंगे और वो समय बचत होगी। अलीबाग, जो कि रायगढ़ जिले का और मुंबई का बहुत बड़ा पास में एक समुद्री पर्यटन स्थल है, वहाँ पर लोग बड़ी संख्या में जाते हैं, तो उनका भी समय में बचत होगी। 2-2.5 घंटा जो लग जाता है वो उनका वक्त बचेगा और ज़्यादा लोग जा पाएंगे। ये भी वक्त बचाने की यहाँ पर बात है। एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर यहाँ पर आ रहा है। वो मल्टी मॉडल कॉरिडोर को जब ये कनेक्ट होगा तो बाकी जो रेल की परियोजनाएं हैं, दूसरी आधारभूत जो ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं, वो सब उससे जुड़ेगी। तो यहाँ का जो विकास है वो तेज़ी से होगा। दरअसल ये एक कार्गो बहुत कंटेनर्स डेपो यहाँ पर बने हुए हैं है। नई मुंबई जैसे बनाई गई, मुंबई चूँकि एकदम से कंजेस्टेड हो गई थी, तो नई मुंबई बनाई गई, सिडको ने उसे बनाया। अब एक दूसरी मुंबई बनाने की भी योजना पे काम चल रहा है। तो वो जो योजना मूर्त रूप में आएगी वो इस MTHL यानी अटल सेतु से ही आ पाएगी, क्योंकि जो मुंबई को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। मुंबई से जितनी नज़दीकी होगी, लोग उतना ही उसमें बसना चाहेंगे। बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट आएंगे, सस्ते हाउसिंग प्रोजेक्ट आएंगे। मुंबई में किसी को मकान लेना है क्योंकि जगह नहीं है और तो बहुत महंगा मकान है, लोग रहना चाहते हैं वहाँ पर, समय पे रोज़गार मिलता है वहाँ पर और आसानी से अपने ऑफिस तक, दफ्तर तक पहुँच पाए। लेकिन इससे जो है दूर में भी वो घर ले पाएंगे, मकान ले पाएंगे और वहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो ये एक बड़ी सौगात है। इसके अलावा जैसा कि आपने भी बताया कि यहाँ से जब हम शिवड़ी जाते हैं तो वहाँ से फ्रीवे पकड़ते हैं। फ्रीवे पकड़ने के बाद 4 रास्ते पर दक्षिण मुंबई में जाने के कुछ किलोमीटर पहले ही वो वहाँ से उतर के फिर ट्रैफिक में फंसना होता है। तो उससे बचने के लिए एक सुरंग योजना बनाई जा रही है, जो कि ऑरेंज गेट से होकर मरीन ड्राइव तक जाएगी। लगभग 9 किलोमीटर की वो सुरंग होगी। 8,700 करोड़ रुपए की वो परियोजना है, उसकी भी वो एक तरह से आधारशिला रखेंगे। और इसके अलावा कई ऐसी रेल परियोजनाएं हैं जो कि बन के तैयार हैं, उनका लोकार्पण करेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। सौगातों की एक बड़ी लिस्ट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई, नई मुंबई और महाराष्ट्र के वासियों को यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, जिसका अभी तैयार होना बाकी है। वो भी बहुत नज़दीक हो जाएगा। लगभग दक्षिण मुंबई से लोग आधे से पौने घंटे में वहाँ पहुँच पाएंगे, जबकि अभी मुंबई में ही जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, मुंबई से मुंबई होकर जाने में ही कम से कम 1 घंटा या सवा घंटा लग जाता है। तो उसमें भी एक तरह से समय में बचत होगी और लोग पहुँच पाएंगे। तो ऐसे कई सी योजनाएं हैं जिनका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण कर रहे हैं। बड़ी एक सभा रखी गई है जहाँ पर वो कुछ लोकार्पण करेंगे, फिर अपने मन की बात रखेंगे, बताएंगे वो।
और फिर ये कार्यक्रम उनका आज यहाँ पर समाप्त होगा। सुबह से जो नासिक से शुरू हुआ था, अब जाकर थोड़ी देर बाद उनके कार्यक्रम, उनके लोकार्पण के बाद समाप्त होगा और यहाँ से हेलीकॉप्टर से फिर वो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जाएंगे और वहाँ से फिर वो वापस चले जाएंगे। तो ये आज दिन भर का कार्यक्रम था बेस्ट उनका, नासिक में, मुंबई में, नई मुंबई में अभी फिलहाल चल रहा है। और कई रेलवे प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री इस दौरे में कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। नासिक में रोड शो के बाद मुंबई में भी पीएम का रोड शो हुआ। पीएम ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया, जिसे अब अटल सेतु नाम दिया गया है। 17,840 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से इसका निर्माण हुआ। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। नवी मुंबई में पीएम ने ईस्टर्न फ्रीवेज, ऑरेंज गेट की मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली सड़क सुरंग की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा पीएम कई रेलवे प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन कर रहे हैं। और आजादी के पहले के कालखंड में ऐसे सभी महान व्यक्तित्वों ने देश के लिए काम किया और उन्होंने देश को नई दिशा दिखाई। अब अमृत काल के इस कालखंड में आज वो दायित्व आप सभी मेरे युवा साथियों के कंधों पर है। आज पूरी दुनिया भारत को एक स्किल्ड फोर्स के रूप में देख रही है। विदेश में हमारे युवा अपना कौशल दिखाया पाए, इसके लिए सरकार विदेश जाने वाले युवाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। फ्रांस, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ऑस्ट्रिया जैसे अनेक देशों के साथ सरकार ने जो मोबिलिटी समझौते किए हैं, उसका बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं तो आप परिवारवाद की राजनीति के प्रभाव को उतना ही कम करेंगे। आप जानते हैं कि परिवारवाद की राजनीति ने देश का कितना नुकसान किया है। लोकतंत्र में भागीदारी का एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप अपनी राय वोट के जरिए जाहिर करें। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस बार जीवन में पहली बार वोट डालेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे लोकतंत्र में नई ऊर्जा और शक्ति ला सकते हैं। और इससे पहले नासिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकुंड में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नासिक के काला राम मंदिर में पूजा की और 11 दिनों के अपने विशेष अनुष्ठान की शुरुआत भी की। प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं और इसी के लिए आज से 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान वो कर रहे हैं। शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है। प्राण प्रतिष्ठा का एक विशद एवं वृहद प्रक्रिया है। इसके लिए विस्तृत नियम बनाए गए हैं, जिनका प्राण प्रतिदिन पहले से पालन करना होता है और उसकी आज से शुरुआत हुई। एक राम भक्त के रूप में प्रधानमंत्री जी राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के प्रति एक आध्यात्मिक साधना के भाव से समर्पित हैं। उन्होंने तय किया कि वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते खतरे की रोकथाम के लिए क्या है सरकार की योजना, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। और अब एक अहम खबर जो आपसे हमसे जुड़ी हुई है। दुनिया नई नई बीमारियों के इलाज खोज रही है, लेकिन पुरानी बीमारियां पलटकर हमले कर रही हैं या फिर वो ला इलाज बनी हुई हैं। ऐसी ही एक बीमारी कैंसर है, जिसे अभी तक असाध्य माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे कैंसर से लड़ाई कई मामलों में कामयाब भी हो रही है। महिलाओं में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए सरकार एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। महिलाओं में बढ़ता सर्वाइकल कैंसर, सरकार इसके लिए अब बड़ी योजना बना रही है।
9 से 14 साल की लड़कियों को अब वैक्सीन लगाने पर विचार हो रहा है। 3 साल तक चलेगा ये टीकाकरण का अभियान और अलग अलग चरणों में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इस साल अप्रैल के बाद से अभियान चलना शुरू होगा। सरकार 5 करोड़ टीके इसके लिए जुटा लेना चाहती है। वैसे दुनिया भर में कैंसर बढ़ रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक इसकी वजह बदली हुई जीवन शैली भी है। नौजवानों में बढ़ता कैंसर है। डॉक्टर इसकी वजह भी बता रहे हैं। घटती शारीरिक गतिविधियां यानी कि लो फिजिकल एक्टिविटीज, ज्यादा डिब्बाबंद खाना पीना और बढ़ते विषाक्त तत्व। एक रिपोर्ट के मुताबिक नौजवानों में बढ़ता कैंसर और ये दुनिया भर में ये मामले बढ़ रहे हैं। अमेरिका में 2019 में 50 साल से कम उम्र वाले 1 लाख में से 107.8 मामलों में कैंसर और 2000 में ये दर 95.6% थी, यानी कि 12.8% का इजाफा। उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी यूरोप में ये ज्यादा मामले पाए जा रहे हैं। तो क्या है एहतियात और हम अपने जीवन शैली में क्या बदलाव करें और कितना बड़ा खतरा है सर्वाइकल कैंसर हमारे देश के लिए इस वक्त, जिसको लेकर सरकार भी अब परेशान है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान, कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम अग्रवाल। डॉक्टर अग्रवाल, शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस प्रोजेक्ट पर अब सरकार काम कर रही है सर्वाइकल कैंसर, उसके टीकाकरण पर अब काम हो रहा है, ये बताइए इस वक्त सर्वाइकल कैंसर हमारे देश के लिए कितनी बड़ी चिंता का सबब है? देखिए, सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में आज की तारीख में इंडिया में नंबर 2 कैंसर है। लगभग 70 से 80 हजार नए केस हर वर्ष सर्वाइकल कैंसर के डायग्नोज होते हैं। आज से 5 या 10 साल पहले ये केसेस और भी ज्यादा हुआ करते थे, परंतु इनमें थोड़ा कमी आई है क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक स्थिति है, खासतौर पे जो हाइजीन की बात है, क्योंकि ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये एक वायरल इन्फेक्शन से होता है जिसको कि हर्पीज वायरस बोलते हैं। तो अगर हम अपने प्राइवेट पार्ट्स का लेडीज अगर ध्यान रखेंगी, हाइजीन रखेंगी, तो वो सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे इंडिया में नंबर 1 है 80,000 केसेस। अगर आप अमेरिका या यूरोप की बात करें तो वहां पे सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस बहुत ही कम है, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे हैं और अपनी सफाई का ध्यान रखते हैं। लेकिन क्योंकि हर्पीज वायरस एक ऐसी वायरस है जो कि संक्रमण के चलते हो सकती है और वो धीरे धीरे करके कैंसर का रूप लेती है, तो उसकी रोकथाम के लिए सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन बन गई हैं जिनका कि अब इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर अग्रवाल, मामला इतना आगे कैसे बढ़ा? आप कह रहे हैं ये वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल थी, लेकिन इसको दाम लेकर ही वो लोग अफोर्ड कर पा रहे थे जो आप कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियली एक साउंड थे और जो अवेयर थे इस वैक्सीन के बारे में। लेकिन हाइजीन का ही ये मामला है और किसी खास इनकम ग्रुप में या खास तबके में ये ज्यादा दिखाई देता है इस तरह के मामले? बिल्कुल। तो जो महिलाएं सफाई का ध्यान नहीं रख पाती हैं या जिनके शायद मल्टीपल पार्टनर्स रहते हैं, सेक्सुअल पार्टनर्स रहते हैं, उनमें ये सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा है। और इसी वजह से, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारी ये समझ और ये इकोनॉमी थोड़ी इंप्रूव हुई है पिछले 10-15 वर्षों में, तो एज सच इवन विदाउट द यूज ऑफ वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस कम हो गया है। लेकिन अगर हमें उसको जड़ से निकालना है और अगर उसको बिल्कुल ही ना के बराबर करना है, तो हमें, जैसे कि मुहिम चलाई जा रही है कि 9 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए। लेकिन अब तक हमारे पास 2 वैक्सीन अवेलेबल थी जो कि इंपोर्ट होती थी, जो कि कॉस्टली थी, गार्डासिल और सर्वरिक्स। लेकिन अब इंडिया में भी इंडिजिनस वैक्सीन का
उत्पादन हो रहा है जो जिसका कि दर्शक इस्तेमाल डॉक्टर किया अग्रवाल इस जाएगा। वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं एक बार फिर बता दूं कि देश में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का जो खतरा है, जो रिस्क है, वो लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से सरकार एक बड़ी योजना की तैयारी कर रही है कि 9 से 14 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं उन्हें वैक्सीनेट किया जाए और इसके लिए एक फॉर्मल टीकाकरण अभियान भी चला जाएगा जो अप्रैल के बाद शुरू होने वाला है। तो इस टीकाकरण अभियान के तहत एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की लड़कियों को डॉक्टर अग्रवाल ये टीका लगेगा, तो एक बार अगर ये टीका लग गया तो फिर लाइफ लॉन्ग या कवर करता है रिस्क को? ऑलमोस्ट देखिए, क्योंकि जो जब तक ये सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तब तक ये संक्रमण होता है, तो इसमें 3 टीकों की बात होती है जिससे कि ऑलमोस्ट लगभग 20-25 साल के लिए आपको उसमें हेल्प हो जाती है। जी, इससे पहले हम जो बात कर रहे थे कि मार्केट में ये वैक्सीन अवेलेबल थी लेकिन दाम देकर इसे लोग ले रहे थे, ऐसे में जब ये अभियान चलाया जाएगा तो आप कह रहे हैं कि एक तरह से बहुत ज्यादा कवर होगा इस अभियान के तहत और एक तरह से जो रिस्क है हम अपने देश में बहुत ज्यादा कम कर पाएंगे, डॉक्टर अग्रवाल? एब्सोल्युटली, क्योंकि ये जो टीके की जो कीमत अब आ रही है वो शायद 200-300 रुपए की रेंज में आ जाएगी। जो पहले इंपोर्टेड जो वैक्सीन आती थी वो 5,000-10,000 इस रेंज में आती थी, जो कि एक एवरेज मिडिल क्लास व्यक्ति भी शायद अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसीलिए क्योंकि अब इसका सस्ता उत्पादन शुरू हो गया है तो आप सरकारी स्कूलों में और इवन पब्लिक स्कूल्स में भी इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे कि ये सर्वाइकल कैंसर को रोकथाम हो जाएगी। जी, डॉक्टर अग्रवाल, एक दूसरी रिपोर्ट है, इसके आगे हम बढ़कर देखें। सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए सरकार एक अभियान चलाएगी, अप्रैल के बाद ये अभियान लॉन्च भी होगा, लेकिन जो दूसरी रिपोर्ट बता रही है वर्ल्ड ओवर, दुनिया भर में नौजवानों में कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। इसकी क्या मुख्य वजह मान रहे हैं कि ज्यादातर जो कैंसर के मरीज हैं वो एक यंगर एज ग्रुप में अब आने लगे हैं? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। ये समस्या ना केवल अमेरिका और यूरोप की है, ये भारत में भी हम देख रहे हैं कि 15 से 20 साल या 25 साल के जो नौजवान लोग हैं उनमें वो कैंसर्स पाए जा रहे हैं जो अमूमन ओल्ड एज में पाए जाते हैं, खासतौर पे जैसे रेक्टम का कैंसर, कोलन का कैंसर या इवन लेडीज के अंदर ब्रेस्ट कैंसर। तो ये इसके जो कारण हैं वो जुड़े हुए हैं हमारे लाइफस्टाइल से। लाइफस्टाइल में जैसे आप देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में ओबेसिटी या मोटापा वो एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। आपका जो खान पान है जिसमें कि आप जंक फूड, पिज्जाज, बर्गर्स, इन सब का सेवन करते हैं, तो उससे आपके कैंसर के जो इंसिडेंस है वो बढ़ रहे हैं। तीसरा, आप रात रात भर कंप्यूटर पे या सोशल मीडिया में रहते हैं, जिससे कि आपका सारा एक्सरसाइज का जो प्रोग्राम है वो सब नहीं होता है और आप हरी पत्तेदार सब्जियां या फ्रूट्स का सेवन कम कर रहे हैं। तो एक्चुअली कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर आप ये सब चीजें बचपन में ही करनी शुरू करेंगे कि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे और जंक फूड का सेवन करेंगे और अपने वेट का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये कैंसर्स का बढ़ने का कारण यही नजर आ रहा है। स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक जो कि इस्तेमाल करते हैं बच्चे 15 साल के ऑनवर्ड्स, तो ये सब चीजें हैं जो कि यंग एज के अंदर कैंसर को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जी, आप कह रहे हैं कि जो छोटी छोटी चीजें हम रोजाना की जो जिंदगी है, जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, उसमें बदलाव करें तो आगे चलकर हम अपना रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। लेकिन मेडिकली क्या ऐसे भी टेस्ट हैं या फिर ऐसे भी कुछ प्रावधान हैं जिसके तहत ये जो कैंसर को एक तरह से प्रिडिक्ट किया जा सकता है, चाहे वो तमाम जो टेस्ट हों, ऐसे कुछ टेस्ट भी हैं क्या मेडिकल जगत में इस वक्त जो इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं या फिर आने वाले हैं? वो देखिए, जितना भी गाइडलाइंस हैं वो 40 वर्ष के बाद लागू होती हैं, क्योंकि कैंसर का इंसिडेंस 40 इयर्स के बाद बढ़ता है। महिलाओं के अंदर मेमोग्राफी, लेडीज के अंदर सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप्समियर का टेस्ट और भी मेल्स के अंदर प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए पीएसए का टेस्ट, और 40 इयर्स के बाद एक नॉर्मल इंसान को अपने डॉक्टर के पास जाके पूरे शरीर का चेकअप कराना चाहिए। यंग बच्चों के अंदर 25 साल, 30 साल या 40 साल से कम में कोई भी गाइडलाइन नहीं है, अनलेस कि उनके परिवार में कैंसर की हिस्ट्री है जिसमें कि हेरिडिटरी कैंसर्स आते हैं। तो हेरिडिटरी कैंसर जो है वो केवल
5% होते हैं। ज्यादातर जो कैंसर्स हैं वो हम अपनी लाइफस्टाइल की वजह से एक्वायर कर रहे हैं, जिसमें कि जैसे मैंने बताया कि मोटापा, खान पान, स्मोकिंग, अल्कोहल या वायरसेस से। तो कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करना एक बहुत बड़ी जंग है और क्लियर कट गाइडलाइंस सारे कैंसर्स के लिए नहीं है। जी, तो आप कह रहे हैं कि जिसके परिवार में कैंसर नहीं है तो वो अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान दे, उसमें चेंजेस लाए ताकि आगे चलकर वो इस रिस्क से दूर रहे। लेकिन जिनकी फैमिलीज में हैं वो क्या एहतियात बरतें या फिर क्या टेस्ट करवाएं ताकि इस पर नजर रखी जा सके? डॉक्टर अग्रवाल, देखिए, ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम होता है, जिसमें कि अगर किसी के परिवार में 2 बहनों को या माँ बेटी को कैंसर है तो उनके बच्चों को भी ओवरी और ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना होती है। तो उनको अपनी जांच में मेमोग्राफी, एमआरआई ऑफ द ब्रेस्ट, अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन ये कराना चाहिए। और आजकल कुछ ब्लड टेस्ट आ गए हैं सिंपल, जिसमें कि हेरिडिटरी जीन पैनल कहते हैं, जिसमें BRCA1, BRCA2 और भी बहुत सारे जीन्स हैं जो कि सिंपल ब्लड टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं। जैसे शायद आपने एंजेलिना जोली का नाम सुना, तो उनका BRCA1-2 पॉजिटिव था, तो उन्होंने प्रोफिलैक्सिस करने के लिए, अपनी बचाव करने के लिए ओवरीज भी निकलवा दी और ब्रेस्ट भी निकलवा दी। लेकिन मैं ये मैसेज नहीं दे रहा हूं कि ये एक कॉमन सिचुएशन है। केवल 5% कैंसर ऐसे होते हैं जो कि हेरिडिटरी होते हैं, जो कि आप अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से ले सकते हैं। तो ज्यादातर कैंसर्स आर एक्वायर्ड ड्यू टू लाइफस्टाइल। तो ये एक लाइफस्टाइल रिस्क भी है। तो डॉक्टर अग्रवाल जैसा कि कह रहे थे कि घटती शारीरिक गतिविधियां जो है, ज्यादा डिब्बाबंद खाना खाना, खाने पीने में बढ़ते विषाक्त तत्व, ये कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल में, अपनी जीवन शैली में बदलाव करें। इस बीच भारत सरकार ने यह तय किया है कि देश में जो सर्वाइकल कैंसर से लेकर जो बढ़ता रिस्क है उसको कवर करने के लिए अब एक अभियान चला जाएगा और अप्रैल से यह अभियान लॉन्च भी होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अग्रवाल हमसे बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि वो क्या एहतियात बरतें आगे चलकर वो कैंसर के रिस्क से दूर रह पाए। शुक्रिया। और वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद और इस वक्त की एक अहम खबर आ रही है। 3 सांसदों का निलंबन वापस होगा। तीनों सांसदों ने खेद जताया है और विपक्ष के तीनों सांसद कमेटी के सामने पेश हुए थे। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं सीधे हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास। अखिलेश, इस बारे में अभी और क्या खबर? देखिए, आज लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी की बैठक हुई थी और इसमें ये तीनों ही जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी की, ये प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश हुए थे। इसमें इन्होंने अपना जो व्यवहार था लोकसभा में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, उस पर खेद व्यक्त किया। इन तीनों सांसदों के नाम मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस के अब्दुल खालिक, डॉक्टर के जय कुमार और विजय कुमार उर्फ विजय वसंत, ये तीनों ही पेश हुए थे और इन्होंने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी एक तरह से और कहा कि आगे से वो ध्यान रखेंगे कि इस तरह की कोई भी घटना सदन के भीतर ना हो जिससे कि सदन की मर्यादा को चोट पहुंचे। और इसके बाद प्रिविलेज कमेटी ने ये फैसला किया है कि इन तीनों का ही जो निलंबन था उसको वापस ले लिया जाए। प्रिविलेज कमेटी इस बारे में अपनी जो रिपोर्ट है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेज देगी और उसके बाद औपचारिक रूप से जब संसद का बजट सत्र शुरू होगा 31 जनवरी से, तब ये रिपोर्ट आएगी और उसके बाद इन तीनों ही सांसदों का जो निलंबन है वो वापस हो जाएगा। आपको बताऊं कि जो शीतकालीन सत्र हुआ था इसमें लगातार विरोध हुआ था विपक्ष के सांसदों की ओर से और इसके बाद करीब 150 के करीब जो सांसद थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। कई सारे सांसद ऐसे थे जिन्हें सत्र समाप्त होने तक निलंबित किया गया था और उसके बाद जब दोनों ही सत्र प्रोरोग हो गए थे उसके बाद उनका निलंबन ऑटोमेटिकली खत्म हो गया था। लेकिन कई सांसदों का निलंबन ये कहते हुए किया गया था कि जब तक प्रिविलेज कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती है तब तक वो निलंबित रहेंगे। तो अब ये 3 सांसद आज पेश हुए थे, तीनों ने ही अपने व्यवहार के लिए खेद प्रकट किया। इसके बाद इनका निलंबन वापस हुआ है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि अगर अन्य सांसद भी कमेटी के सामने पेश होते और इसी तरह की बात कहते तो शायद मुमकिन था कि बाकियों का भी जो निलंबन है वो इसी तरह से वापस हो जाता। जी, तो 3 सांसदों का निलंबन वापस होगा, ये बता रहे थे अखिलेश। 3 सांसदों ने खेद जताया है और विपक्ष के तीनों सांसद कमेटी के सामने पेश हुए थे और अब से कुछ देर पहले ये फैसला लिया गया कि अब्दुल खालिक, डॉक्टर के जय कुमार और विजय कुमार का जो निलंबन है वो वापस होगा। शुक्रिया अखिलेश।
अगली खबर, अयोध्या में साकेत कॉलेज में 14 लाख दियों से मोज़ेक आर्ट तैयार किया जा रहा है। बक्सर से आए कलाकार भगवान राम मंदिर, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की तस्वीरें उकेर रहे हैं। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मुंबई और नासिक के दौरे पर है, वहां वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये चलते सीधे वहां। अटल सेतु के शिलान्यास के लिए यहां आया था, तब मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए कहा था कि लिख कर रखिए, देश बदलेगा भी और देश बढ़ेगा भी। जिस व्यवस्था में सालों साल काम लटकाने की आदत पड़ गई थी, उससे देशवासियों को कोई उम्मीद बची नहीं थी। लोग सोचते थे कि उनके जीते जी बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो जाएं, ये मुश्किल ही है। और इसलिए मैंने कहा था, लिख कर रखिए, देश बदलेगा और जरूर बदलेगा। ये तब मोदी की गारंटी थी। और आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को फिर नमन करते हुए, मुम्बरा देवी को नमन करते हुए, सिद्धि विनायक जी को प्रणाम करते हुए ये अटल सेतु मुंबईकरों को, देश के लोगों को समर्पित कर रहा हूं। कोरोना के महासंकट के बावजूद मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का काम पूरा होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे लिए शिलान्यास, भूमि पूजन, उद्घाटन और लोकार्पण सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम पर नहीं होता, नहीं ये मीडिया में आने के लिए और जनता को रिझाने के लिए होता है। हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। साथियों, आज यहां देश के मुंबई और महाराष्ट्र के विकास से जुड़े हुए 33,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रोड, रेल, मेट्रो, पानी जैसी सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। आज व्यापार जगत को मजबूती देने वाली आधुनिक भारत रत्न और नेक्स्ट वन बिल्डिंग भी मुंबई के लिए को मिली है। इसमें से अधिकतर प्रोजेक्ट तब शुरू हुए थे जब महाराष्ट्र में पहली बार डबल इंजन की सरकार बनी थी। इसलिए महाराष्ट्र में देवेंद्र जी से लेकर के अब एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी तक पूरी टीम के प्रयासों का परिणाम है। मैं उन सबको बधाई देता हूं। मैं आज महाराष्ट्र की बहनों को भी बधाई दूंगा। इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं का आना, इन माताओं बहनों का हमें आशीर्वाद देना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है। देश की माताओं बहनों बेटियों के सशक्तिकरण की जो गारंटी और जो गारंटी मोदी ने दी है ना, उसको महाराष्ट्र सरकार भी आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री महिला सक्षमीकरण अभियान, नारी शक्ति दूत एप्लीकेशन और लेक लाड़की योजना ऐसा ही एक उत्तम प्रयास है। आज यहां इस आयोजन में हमें आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें और बेटियां आई हुई है। विकसित भारत के निर्माण के लिए भारत की नारी शक्ति का आगे आना, नेतृत्व करना उतना ही आवश्यक है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि माताओं, बहनों, बेटियों के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करें, उनकी जिंदगी आसान बनाएं। उज्ज्वला का गैस सिलेंडर हो, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा हो, जनधन बैंक खाते हो, पीएम आवास के पक्के घर हो, घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हो, गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में 6,000 रुपया भेजना हो, नौकरी करने वाली महिलाओं को वेतन के साथ 26 हफ्ते की छुट्टी देना हो, सुकन्या समृद्धि खातों के माध्यम से
ज्यादा से ज्यादा ब्याज देना हो, हमारी सरकार ने महिलाओं के हर चिंता का ध्यान रखा है। डबल इंजन की सरकार किसी भी राज्य में हो, महिला कल्याण उसकी सबसे प्रथम प्रमुख हमारी गारंटी है। आज जो योजनाएं शुरू हो रही है वो भी इसी दिशा में बड़ा कदम है। मेरे परिवारजनों, बीते कई दिनों से देश में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु की चर्चा हो रही है। आज जो कोई अटल सेतु को देख रहा है, तो इसकी तस्वीरें देख रहा है, वो गौरव से भर उठता है। कोई इसकी विशालता से, समुद्र के बीच उसकी अड़िग छवि से मंत्रमुग्ध है। कोई इसकी इंजीनियरिंग से प्रभावित है। जैसे इसमें जितनी वायर लगी है, उससे पूरी पृथ्वी के 2 बार चक्कर लग सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में जितना लोहा स्टील इस्तेमाल किया है, उससे हावड़ा ब्रिज 4 हावड़ा ब्रिज और 6 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण हो सकता है। कोई इस बात से खुश है कि अब मुंबई और रायगढ़ की दूरी और सिमट गई है। जिस यात्रा में पहले कई घंटे लगते थे, अब वही यात्रा कुछ मिनटों में ही हो जाया करेगी। इससे नवी मुंबई के साथ साथ पुणे और गोवा भी मुंबई के और पास आ जाएंगे। इस ब्रिज को बनाने में जापान ने जो सहयोग किया है, उसके लिए मैं जापान सरकार की विशेष रूप से आभारी हूं। मैं आज अपने प्रिय मित्र स्वर्गीय शिंजो आबे को जरूर याद करूंगा। इस ब्रिज के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प हम दोनों ने मिलकर लिया था, लेकिन